नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारी जो करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जिसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस। यह किस राज्य में अनावरण किया गया है? तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन में देखते हैं तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, उत्तर प्रदेश। तो ये कहां पे अनावरण किया गया है? ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थान पे ये है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, जिसका अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को 2141 करोड़ की लागत से स्टैच्यू ऑफ वननेस परियोजना के तहत राज्य के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में, कहां पे? ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये जो ओंकारेश्वर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो इसको भी याद रखिए। यदि हम शंकराचार्य जी की बात करें तो ये भारत के महान दार्शनिक थे। इन्होंने देश के चारों दिशाओं पर मठों की स्थापना की है। यदि हम उत्तर की बात करें तो जोशीमठ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, यदि हम पश्चिम की बात करें तो द्वारका मठ गुजरात में, पूर्व की बात करें तो पुरी मठ उड़ीसा में और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में। और ये इनके दर्शन जो थे वो अद्वैतवाद थे। तो इस तरह से याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले प्रथम अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? अभी ये हाल में ही अंतरिक्ष से वापस आए हैं और ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। तो कौन है ये? सुल्तान अल नयादी। कौन है ये? सुल्तान अल नयादी हैं जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। देखते हैं इनकी डिटेल। ये हैं सुल्तान अल नयादी, जो अंतरिक्ष केंद्र में 186 दिन के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद स्वदेश लौटे। और अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी अरब अंतरिक्ष यात्री हैं जो पहले अरब अंतरिक्ष यात्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस स्थल को 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? अभी हाल में ही यूनेस्को द्वारा भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया है। तो वो कौन सा स्थल है? यहां पे ऑप्शन में देखें, शांति कुंज हरिद्वार, शांति निकेतन, आर्ट ऑफ लिविंग और होयसल मंदिर। तो ये कौन सा है? होयसल मंदिर है। ये होयसल मंदिर है जो 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यदि हम 41वें की बात करें तो ये शांति निकेतन, शांति निकेतन भी हाल में ही घोषित किया गया है। ये 41वां विश्व धरोहर स्थल है, तो ये भी याद रखिए। और 44वां गुजरात का धोलावीरा। देखिए इसकी डिटेल। कर्नाटक के बेलूर में, ये कहां पे स्थित है? कर्नाटक के बेलूर में हेलीपैड सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होलसेल मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, किसने? यूनेस्को ने विश्व की धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है। और इसको कौन सा 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और इसका जो निर्माण कराया था वो कौन? होलसेल राजाओं द्वारा कराया गया था 12वीं और 13वीं शताब्दी में। तो इसको भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका हाल में नाम बदल दिया गया है। और उसका क्या नाम कर दिया गया है? तो शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन, मानेकशॉ रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, शहीद विक्रम बत्रा रेलवे स्टेशन। तो क्या कर दिया गया है? इसका नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। डिटेल इसकी देख लेते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये कैप्टन तुषार महाजन जो थे ये 9 पैरा रेजिमेंट में अधिकारी थे और 2016 में पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से इनकी मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे। तो याद रखिए। और अभी हाल में ही कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के और नाम चेंज किए गए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम अभी क्या कर दिया गया है? तात्या भील रेलवे स्टेशन। महत्वपूर्ण है तो इनको भी याद रखिए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, पुराना संसद भवन को मध्य प्रदेश के किस मंदिर से प्रेरणा लेकर निर्मित किया गया है? अभी हमने देखा है कि हमारी जो संसद है वो नई संसद भवन में शिफ्ट हो गया है। पुराना संसद भवन जो है वो मध्य प्रदेश के किस मंदिर की प्रेरणा से निर्मित किया गया है? तो किस मंदिर की प्रेरणा से निर्मित किया गया है? ये 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में स्थित है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है 64 योगिनी मंदिर, इसकी प्रेरणा से निर्मित किया गया था। देख लेते हैं इसकी डिटेल। 64 योगिनी मंदिर मितावली भारत के सबसे दुर्लभ हिंदू मंदिरों में से एक है और इसकी जो रचना है वो गोलाकार है। और ये जो 66 योगिनी है ये तांत्रिक संप्रदाय को समर्पित है। और इसका आर्किटेक्ट किसने किया था जो पुराने संसद भवन का? तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने किया था और हार्वर्ड ब्रेकर ने किया था और इसी मंदिर को आधार मानकर संसद भवन का निर्माण किया था। तो यहां पे यदि देखें पुराने संसद भवन को मध्य प्रदेश के किस मंदिर से प्रेरणा लेकर निर्मित किया गया है? तो ये 64 योगिनी मंदिर जो कहां पे स्थित है? मुरैना में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसके द्वारा पेश किया गया है? अभी हमें पता है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आया है जो लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा से भी पारित हो चुका है और यह सर्वसम्मति से पारित हुआ है। उस बिल का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह लोकसभा में किसके द्वारा पारित किया गया है, किसके द्वारा पेश किया गया है? तो लोकसभा में यह कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल, इनके द्वारा पेश किया गया है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। विधि और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण बिल, कौन सा संशोधन विधेयक है? ये 128वां संशोधन विधेयक है और ये भारत की नई संसद भवन में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। कहां पे प्रस्तुत किया गया है? जो भारत की नई संसद भवन बनी है उसकी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। बहुत दिनों से पेंडिंग बिल था। इस अधिनियम में राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब महिलाओं की संख्या राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में ही बढ़ जाएगी। अभी लोकसभा में जो महिला सांसदों की संख्या 42 है। इस बिल के पास होते ही लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह कानून में बदल जाएगा। उसके बाद इसकी संख्या, जो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। तो इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और इस बिल का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, अभी हाल ही में 13,000 करोड़ रुपए की कौन सी योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। उसमें कितने प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्प श्रमिकों को शामिल किया गया है, उनको लाभ मिलेगा? तो कितने प्रकार के? 10, 15, 18, 22, उसमें कितने प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्प श्रमिकों को शामिल किया गया है? तो ये 18 प्रकार के। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो 2023-24 से लेकर 2027-28 तक, इसमें जो प्रावधान किया गया है, कितना? 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 प्रकार के कारीगरों को शामिल किया गया है और इसमें 5% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए, इस तरह से ऋण प्रदान किया जाएगा। और वो कौन से 18 हैं? तो ये हैं, कारपेंटर को है, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री का काम करने वाले, टोकरी, चटाई इत्यादि बनाने वाले, गुड़िया, खिलौने इत्यादि बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले इत्यादि जो शिल्पकार हैं, इनको शामिल किया गया है। तो कितने प्रकार के? 18 प्रकार के, याद रखिएगा। बजट में प्रावधान कितना है? 13,000 करोड़ रुपए का, प्रधानमंत्री कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है, ने सितंबर 2023 में किस राज्य के जल निकायों में क्रूज नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? एनजीटी ने अभी एक राज्य के ऊपर जल निकायों के, क्रूज नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा है? वो मध्य प्रदेश है। इसकी डिटेल देख लेते हैं।
एनजीटी ने सितंबर 2023 में अपने एक फैसले में कहा है कि डीजल और डीजल इंजन से जो उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी के कारण प्रतिबंध लगाया है। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है पानी में घुलकर क्या हो जाता है, एसिडिक बना देता है पानी को, जो अत्यंत हानिकारक है, इंसानों और जलीय जीवों दोनों के लिए हानिकारक है, दोनों के लिए कैंसरकारी है, और इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया है। और यह फैसला नर्मदा समेत प्रदेश की दूसरी नदियों और जल स्रोतों पर भी लागू होगा, तो यह भी याद रखिए। अब यदि हरित क्रांति की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत हुई थी। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। इसका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था, तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। क्या उद्देश्य था? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। और अभी यदि हम एनजीटी के अध्यक्ष की बात करें तो अभी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति सेओ कुमार सिंह, तो इनको भी याद रखिए, न्यायमूर्ति सेओ कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है? ये मेजर पायल छाबड़ा हैं, जो आर्मी में महिला सर्जन के रूप में कार्य कर रही हैं, और ये पहली महिला पैरा कमांडो बनी है जो आर्मी सर्जन में काम कर रही थी। क्या नाम है इनका? पायल छाबड़ा। इनकी डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा की रहने वाली है, कैथल की, मेजर पायल छाबड़ा। ये पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला बन गई हैं, और ये सेना में सर्जन पद पर रहते हुए ऐसे ही उपलब्धि हासिल की है, जो पैरा कमांडो बनने की परीक्षा पास की हो, पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। जो मेजर पायल हैं, ये एमबीबीएस और एमएस की डिग्री हासिल करने के बाद करनाल स्थित राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में सीनियर रेजिडेंट भी रह चुकी हैं। उसके बाद आर्मी में आई और आर्मी में पैरा कमांडो बनी। तो ये पहली आर्मी सर्जन है जो पैरा कमांडो बनी, पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। तो इनको याद रखिए, क्या नाम है इनका? मेजर पायल छाबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कोविड-19 की महामारी के बाद गांधी वाक का आयोजन किया गया है। यहाँ पे गांधी वाक का प्रयोग किया गया है। तो ये गांधी वाक पहले भी होते थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद ये वाक कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए। अभी हाल में कोविड-19 की महामारी के बाद गांधी वाक का फिर से आयोजन शुरू हुआ है। तो वो कहाँ पे हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। याद रखिए, इसकी डिटेल देख लेते हैं। कोविड-19 की महामारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वाक का आयोजन किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 35वां संस्करण है। इससे पहले कोरोना काल के पहले 34 संस्करण हो चुके थे, ये 35वां संस्करण है। तो ये भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, अभी हाल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। इन्होंने कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? इन्होंने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है, वो कहां पे किया है? तो ये कहां पे किया है? नई दिल्ली में। ये उड़ान भवन है और ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिल्ली के कहां पे? सफदरगंज हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर का नाम क्या है? उड़ान भवन। उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। और इसका जो उद्देश्य है, उड़ान भवन जो है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभिन्न नियामक, विभिन्न अथॉरिटीज जो होती हैं, उनके बीच समन्वय और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनके बीच समन्वय, कोऑर्डिनेट स्थापित करेगा और उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो क्षमता है, उसको बढ़ाएगा। तो इस तरह से उड़ान भवन का उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी ये पर्व से संबंधित, पर्वों से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं। लोक पर्व नुआखाई किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? यदि ऑप्शन में देखें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ये किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कृषि से संबंधित ये नुआखाई लोक पर्व है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। नुआखाई एक कृषि त्योहार होता है जो मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी उड़ीसा के लोगों, पश्चिमी उड़ीसा और कुछ क्षेत्र इसका झारखंड वाला भी आता है, जहां पे विशेष रूप से मनाया जाता है। ये पश्चिमी उड़ीसा के जीवन और संस्कृति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और यहां पर अन्न की पूजा का पर्व है, अन्न की पूजा की जाती है। इस पावन पर्व में लोग धान की कटाई करते हैं और खुशी मनाते हैं। तो इस तरह से ये कहां पे? उड़ीसा में, पश्चिमी उड़ीसा में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है। नाम क्या है? नुआखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के लिए स्किल्स ऑन व्हील पहल किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया है? तो पहली बात तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जिक्र किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। और इन्होंने जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला के साथ मिलकर स्किल्स ऑन व्हील, बहुत महत्वपूर्ण योजना है स्किल्स ऑन व्हील, ये ग्रामीण युवाओं को रोजगार से संबंधित है। तो किस बैंक की सहायता से इसको प्रारंभ किया है? तो यहां पे देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक। तो ये कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक। डिटेल देख लेते हैं इसकी। ग्रामीण युवाओं को विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आवश्यक डिजिटल कौशल के रूप में डिजिटली उन्हें ट्रेंड करने, उन्हें शिक्षित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर स्किल्स ऑन व्हील, नाम याद रखिएगा, स्किल्स ऑन व्हील का उद्घाटन किया है। और यह किस उद्देश्य से किया है? तो ग्रामीण युवाओं को के रोजगार क्षमता को बढ़ाना, 60,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना, डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। और ये एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के बीच में साझेदारी हुई है। किसके बीच में? एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंडसइंड बैंक के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ है, साझेदारी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? भारत की पहली ऐसी कौन सी सिटी है जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गई है? कौन सी सिटी है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो इंदौर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोटा। तो वो कौन सी सिटी है? ये राजस्थान की कोटा सिटी है। कौन सी सिटी है? राजस्थान का कोटा शहर है जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है और ये भारत का पहला सिटी है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी राजस्थान का कोटा शहर बना है। उद्देश्य क्या है ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी का? तो ये बिना रुकावट और दुर्घटना मुक्त यातायात को सुनिश्चित करना, बिना किसी रुकावट और दुर्घटना मुक्त यातायात को सुनिश्चित करना। और ये भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है। तो ये भी याद रखिए, भारत की पहली है और दुनिया की दूसरी ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। एशियन गेम्स 2023 में भारत की तरफ से किसने ध्वजवाहक का प्रतिनिधित्व किया है? अभी हाल में 2 एशियन गेम्स 2023 शुरू होने वाले हैं, वो भारत की तरफ से कौन है जो ध्वजवाहक का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो यहां पे देखें, हरमनप्रीत सिंह, लोलीना बारगोहाई, ऋतुराज गायकवाड़, नीरज चोपड़ा, गीता फोगाट। तो कौन कर रहे हैं? ये हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी टीम के कप्तान हैं और मुक्केबाज हैं लोलीना बोरगोहाई। ये एशियन गेम्स 2023 जो अभी हाल में चीन में होने वाले हैं, उनके भारत की तरफ से ध्वजवाहक का प्रतिनिधित्व करेंगे। डिटेल देख लेते हैं इसकी। एशियन गेम्स 2023 जो भारत की तरफ से भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और ओलंपिक पदक विजेता जो हैं वो लोलीना बोरगोहाई। ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन स्थल कहां पे है? तो ये चीन झांगझोउ में है और ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में संचालित होने हैं, कल से शुरू हो जाएंगे। और एशियन गेम्स 2023 में भारत के 600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और यदि हम इसमें एशियन गेम्स की बात करें तो पहला एशियन गेम्स 1951 में शुरुआत हुई थी और ये कहां पे खेला गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये भी याद रखिए। इस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों के विषय में चर्चा की है और इसी तरह के नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ हम नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।